एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। DSSB के अब एग्ज़ाम पास ही आने वाले हैं, तो हमने सोचा कि आपको कुछ ऐसे टीचर से मिलवाएं जिन्होंने इसकी तैयारी करी है, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए। तो आज हम आपको मिलवाते हैं डॉली मैम से, जो TGT नेचुरल साइंस से सेलेक्टेड है। अभी जो 21 में जो पेपर हुए थे वो इन्होंने क्लियर किया है। तो हम मैम से पूछेंगे कैसे क्या कुछ इन्होंने क्लियर किया है। तो मैम बताइए, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम डॉली है और मैं अभी DSSB DOE डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में पोस्टेड हूँ। मैंने ये एग्ज़ाम की तैयारी आफ्टर नोटिफिकेशन, जब एग्ज़ाम की डेट आ गई थी उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। अच्छा, एग्ज़ाम की ये जो नोटिफिकेशन थी ये तो 2021 में आई थी। हाँ नहीं, 2020 में आई थी, अच्छा। 21 में एग्जाम। हाँ, हाँ। तो उसके बाद अगस्त में, उस टाइम मैं किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। तो जब अगस्त में डेट नोटिफाई हुई तो सितंबर में एग्ज़ाम था और तब मुझे लगा कि ठीक है, अब तो एग्ज़ाम आ गया। अच्छा, अगस्त से तो आपने स्टार्टिंग करी हाँ, थी उसके एग्जाम बाद की। अच्छा, तो उसके बाद मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग की थी। हालांकि क्योंकि मैं पहले से ट्यूशन्स ले रही थी, 10th स्टैंडर्ड को साइंस, अप टू 10th स्टैंडर्ड मैथ्स एंड साइंस में पढ़ाती थी, तो मेरा सब्जेक्ट कमांड वहीं पे ऑलरेडी था। मतलब ट्यूशन की वजह से आपका सब्जेक्ट कमांड हो गया। हाँ जी। ओके, तो और बाकी कुछ चीज़ें जो मतलब एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा रहता है कि आपको करनी है, तो एक बार अगेन आई वेंट थ्रू द NCERT। वो 10th तक की मैंने सारी NCERT देखी थी, लेकिन उससे पहले एक जो इम्पॉर्टेंट स्टेप मुझे लगता है जो शायद मैंने बहुत ठीक लिया था और सोच समझ के लिया था, वो ये था कि सबसे पहले मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स सारे उठा के देखे थे। अच्छा, लगभग 2019 में जो उससे पहले एक एग्ज़ाम हाँ, हुआ था, तो पिछले 4-5 सालों के जितने भी पेपर मुझे गूगल पे मिल पाए, मैंने वो सारे पेपर्स डाउनलोड किए। उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं ये मैंने ये देखा। आपने नोटिफिकेशन आने के बाद सारी चीजें स्टार्ट करी? एग्ज़ाम की डेट आने के अच्छा, बाद डेट start आने करी। के बाद ये तो ज्यादा ही लेट हो गया। हाँ, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी किसी और को, हाँ, क्योंकि अगर आप तैयारी करें, मेरा शायद ये था कि क्योंकि सब्जेक्ट कमांड में बहुत 100% श्योर थी, तो इसीलिए मुझे ये था कि पेपर 1 मुझे प्रिपेयर करना है, तो इसीलिए मैं ये रिस्क भी ले पाई। अच्छा, हालांकि डर भी बहुत लग रहा था कि किस तरह का एग्ज़ाम आएगा, क्या मैं कर पाऊँगी, बट ठीक है, आई वाज कॉन्फिडेंट जैसे जैसे प्रिपरेशन मैं करती गई। और हाँ, इसमें एक डेफिनेटली गाइडेंस बहुत मैटर करती है। अच्छा, वन ऑफ हाँ, माय हाँ, फ्रेंड, हाँ, उन उसकी लाइक उसने जब लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी, तो उसके एक लाइब्रेरी में ही बेंच में मतलब साथ में ही थी, तो उन्होंने 2018 वाला क्वालिफाई किया था। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया, मैंने उनसे थोड़ी सी बात की और हाँ। उन्होंने मुझे बताया चीज़ें कि इस तरह का एग्ज़ाम। तो 2018 वाला पेपर उन्होंने ही शेयर किया था मुझसे। अच्छा, आपको? हाँ, तो वहाँ से फिर मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स डाउनलोड किए, क्योंकि उससे पहले तो थोड़ा बहुत मैं NCERT से ही गो थ्रू हो रही थी। मतलब ये फर्स्ट टाइम ही था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, हाँ। और पता भी नहीं था कि पेपर में क्या आने वाला है। हाँ, बस इतना पता था कि पेपर 1 है जिसमें जनरल ये सारी चीज़ें होंगी, जैसे जो CSET का पार्ट रहता हाँ, है, और सेकंड पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। का। तो ये सब बस इतना पता था। और फिर तो आपको वो वाली चीजें भी नहीं पता होंगी कि एग्जाम में जो जाते हैं 2020 के सेक्शन वगैरह होते हैं। हाँ, ये भी नहीं पता। एग्जाम में बैठ के ही पता चली थी? नहीं, ये एग्ज़ाम से पहले पता चल गई थी। अच्छा, क्योंकि मैं कुछ साइट्स पे तो मैं देखती रहती थी, अदर एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रही थी, और इससे पहले मैं एक मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी मैं बैंक PO के दे चुकी थी। अच्छा, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का तो पता था कि हाँ, किस तरह से कैसे? हाउ टू मूव फ्रॉम वन सेक्शन हाँ, टू अनदर, और कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा अच्छा, बहुत हाँ, था तो पहले से ही। तो वो चीज़ें तो नहीं, इतना प्रॉब्लमेटिक एरिया नहीं था मेरे लिए, वो हाँ। उसका थोड़ा बहुत था मुझे। लेकिन हाँ, ये वाले एग्ज़ाम के फिर जब मैंने पेपर्स डाउनलोड किए, मैंने 2018 का पेपर सॉल्व करके देखा, हाँ, उसमें विदाउट एनी रिविजन मैं काफ़ी पार्ट उसका सॉल्व सॉल्व कर कर पा पा रही रही थी। थी। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि नाउ आई शुड गिव अ सीरियस अच्छा, मतलब कि प्रैक्टिस लगा हाँ मुझे कर रखना सकते चाहिए। हैं, हाँ, ठीक है। लगभग 1 सवा महीने का टाइम था जो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि 25 सितंबर को एग्ज़ाम था और अगस्त 7 या 8 के आसपास मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मतलब कम टाइम में ही आपने बढ़िया बाजी मार ली। और आपके मार्क्स कितने आए थे?
138 स्कोर था मेरा। और शायद जो कट ऑफ गई थी वो पहली बार फर्स्ट कट ऑफ जो गई थी वो 128 थी आई गेस, नहीं सेकंड कट ऑफ 128 थी, फर्स्ट कट ऑफ 123 थ्री थी शायद, हाँ मैंने भी सुना था 120। तो आपके काफी मतलब अच्छे थे, मतलब बिल्कुल। और वो भी इतने 1.25 महीने की तैयारी में 1 महीना और 15 दिन कैसे किया ये, मतलब बच्चों को आप बताओ, क्योंकि अगर अब देखा जाए अब जैसे एग्जाम होने वाला है, बोल रहे हैं अगस्त एंड में या सितंबर, तो आराम से 1 महीने से आराम से 1.5-2 महीने बचे हैं, तो पॉसिबल है तैयारी कर पाना? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल फिजिबल है। सबसे पहला तो मैं यही कहूँगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप कमांड रखिए। उसके लिए आपको 10th तक की एनसीईआरटी कम्प्लीटली ऑन टिप्स होनी चाहिए। इसके अलावा मुझे जो पर्सनली लगता है 11th-12th का, क्यों 11th-12th के जो टॉपिक आपको टच करने चाहिए, एक तो आप बायो प्रिपेयर कर लो, हाँ क्योंकि बायो के क्वेश्चंस हो जाते हैं। देन आप केमिस्ट्री में भी कुछ फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ स्पेसिफिक पार्ट है, वो एरियाज आप कवर कर सकते हो। इनऑर्गेनिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की, मतलब आप उसको फिर भी एक बार के लिए स्किप कर सकते हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो आपके प्रिपेयर होने चाहिए। फिजिक्स में भी कुछ मेजर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे वेव ऑप्टिक्स में से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, जो फंडामेंटल फिनोमेना हैं, वो कुछ चीज़ें आप रिवाइज मतलब पक्का रखो। और हाँ कुछ मतलब इस बार तो ये था कि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही था, हाँ लेकिन कई बार क्या होता है कि और न्यूमेरिकल्स नहीं कम थे, हाँ या किसी एक दो सेट में शायद न्यूमेरिकल्स थे, लेकिन अदरवाइज होता है कि न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो जो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन है उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे भी कमांड रखो। और जब आपने तैयारी करी थी तो उस टाइम पे तो जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसका तो कोई सिलेबस ही नहीं होता था, मतलब हाँ उसका कुछ स्पेसिफिक ऑफिशियल नहीं था। वैसे अपने आइडिया से, जैसे आपने एनसीईआरटीज वगैरह करी थी, कुछ आपने अपनी तरफ से, जब पता चला पेपर करना, आपकी कमांड अच्छी बन रही थी, तो आपने 11th-12th भी बायो ज़्यादा टच किया। हाँ। लेकिन अब की बार इन्होंने सिलेबस डाल दिया है, सेकंड पार्ट का ऑफिशियल डाल दिया, और उसमें जहाँ तक मैंने देखा है बायो वाला पोर्शन ज़्यादा है, जैसा कि आप बता रहे हो कि बायो ज़्यादा आती है। तो ये जो अब की बार सिलेबस डाला है, तो उस सिलेबस से कुछ फ़ायदा होगा? मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि जब तक सिलेबस की आउटलाइन नहीं थी हमारे पास, तब तो हम अपने गैसेस से ही कर रहे थे। वहाँ पे हमें स्पेसिफिकली ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, किस पोर्शन से कितना टच करने वाले हैं, तो वहाँ पर एनालिसिस ज़्यादा चाहिए था। लेकिन अब अगर सिलेबस की आउटलाइन दे ही दी है और मतलब स्पेसिफिक है आपका, तो डेफिनेटली ये हेल्प करने वाला है बच्चों को। मतलब ये तो फिर और ऐसा अच्छा प्लस पॉइंट हो गया, प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि आपको पता चल गया यहाँ से कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना कितना है, क्या पढ़ना पढ़ना है। हालांकि कंपटीशन एग्जाम में मुझे लगता है कि बहुत स्पेसिफिक तो वो आउटलाइन से नहीं स्टिक रहते, लेकिन हाँ आपको एक टॉपिक पता चल गए हैं कि आपको ये प्रिपेयर करनी है, मतलब वो चीज़ नहीं रही ढूंढने वाली। हाँ बहुत ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर आपको बहुत ज़्यादा नहीं मारते हैं। और तो ये बताइए मैम कि मतलब ज़्यादातर एक तो टीजीटी साइंस को लेकर काफ़ी मेरे पास डाउट आए थे बच्चों के, मैम की साइंस को लेके बता दो, साइंस को लेके बता दो, कैसे करें? तो आपको क्या लगता है कि जैसे अब एक तो 2 महीने बचे हुए हैं, 2 से कम ही मान के तो क्या ऐसा है कि मतलब जो बच्चे मतलब नहीं अफोर्ड कर पा रहे, जैसे हाउस वाइफ है, वो कोचिंग नहीं ले पा सकती, घर की कंडीशन, मतलब बच्चे वगैरह काम टाइम वगैरह, क्रंचेस तो है। बिना कोचिंग के पॉसिबल है? बिल्कुल, मैंने बिना कोचिंग के ही पेपर क्वालिफाई किया है। आपका तो सुन के मेरे को यही हो रहा है बार बार, वो भी 1 महीने में, और मतलब मैं खुद ये जानने के लिए वो हूँ एक्साइटेड। एक्चुअली क्या होता है कि वो 1 महीना तो सिर्फ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैंने दिया था। वो भी मतलब ये था कि मैं 2 या 3 घंटे निकाल लेती थी, और लास्ट के 15 डेज़ मैंने डेडिकेटेड दिए थे। तो वो एक्चुअली क्या होता है, कभी भी ना वो एक टाइम की मेहनत नहीं होती, वो पिछले कुछ सालों की मेरी मेहनत थी जो यहाँ पर आकर वो यूज़ आ गई। तो क्योंकि बैंक पीओ की मैंने प्रिपरेशन की थी, वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग पे मेरा कमांड अच्छा था, इंग्लिश पे मेरा कमांड अच्छा था, तो मुझे उस टाइम जीएसई प्रिपेयर करना था, और इसके अलावा हिंदी तो खैर मेरा 10th तक ठीक था, तो ऐसे मुझे इशू बहुत ज़्यादा नहीं आया हिंदी में। एक दिमाग में ये वाली चीज़ भी थी कि सेकंड पेपर तो सभी अच्छा करेंगे, जो भी साइंस में दे रहे हैं, तो साइंस तो सभी प्रिपेयर करेंगे। मैं एच अगर ले जा सकती हूँ तो पेपर 1 में ले जा पेपर 1 वही, तो मेरा पेपर 1 में भी जो स्कोर रहा था वो 70 अबव था। ये तो बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब
70 अबव अगर किसी का आ रहा है तो ये कंफर्म है कि सिलेक्शन में उसने अपना नाम कर लिया, मतलब हाँ, क्योंकि पेपर 1 ही आपको एज देता है, वहीं से बच्चे पढ़ जाते हैं ना, क्योंकि सब्जेक्ट तो सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते सब्जेक्ट कमांड होती है, बच्चे वहीं से पढ़ेंगे। ये नॉर्मल अगर आपकी सब्जेक्ट है साइंस तो वो तो चलता रहता है, आप उस पे ही कमांड है आपकी, लेकिन सब्जेक्ट में अलग अलग 5 सब्जेक्ट है, जीके भी है, हिंदी भी है, उसके लिए तैयारी करना ये सब। हाँ, और उसके लिए क्योंकि कुछ मेरा था, कमांड भी था, लेकिन उसके बाद पर मुझे ये लगा कि मुझे प्रैक्टिस सेट करने चाहिए। एक चीज़ मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि वंस यू कंप्लीट ऑल द सिलेबस, आप वेदर इट इज़ पेपर 2 और पेपर 1, आपने एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर करना, वही आपको कॉन्फिडेंस देगा, वहीं से आपको एक और ज़्यादा मतलब जेस्ट आएगा कि हाँ, कर सकते कहीं आप स्कोर कर पा रहे हो, हाँ। तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ मैं अब कर सकता हूँ, और आपको अपने वीक एरियाज बता जरूर। अच्छा, एक ये होता है जैसे मॉक टेस्ट लगाने का रहता है कि मॉक लगा लेने, आपने मॉक लगाए थे? मैंने मॉक नहीं लगाए थे, मैंने सिर्फ बुक्स ली थी। अच्छा। और उन बुक से मैंने खुद ही प्रैक्टिस सेट्स लगाने शुरू। अच्छा, प्रैक्टिस सेट लगाए थे, मॉक मैंने भी नहीं लगाए थे, मतलब ज़्यादातर बच्चों को ये रहता है। तो हम एक बार जनरल पार्ट की बात करते हैं, जैसे जनरल पार्ट में आपका समझ में आ गया कि आपकी मतलब जनरल पार्ट कैसे तैयारी हुई थी, जैसे मैथ, रीजनिंग, पीओ की वजह से हो पाए, वहाँ से आप टाइमिंग का अपना जो इशू होता है वो अच्छे से बैलेंस कर पाए। तो आप बताइए, आप जैसे नॉर्मल बच्चे साइंस वाले तो फिर भी कर लेते हैं, अगर जो बिना साइंस वाले, एसएसटी वाले, संस्कृत वाले, वो मैथ्स को कैसे करें जो जनरल पेपर का मैथ होता है? कुछ जनरल पेपर के मैथ्स के लिए आप कुछ बुक्स फॉलो कर सकते हो। देखो उसमें भी मुझे ये लगता है कि अगर आपने 10th तक के मैथ्स के फंडामेंटल्स क्लियर रखे हैं, तो कंपटीशन के मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि 20 on 20 आप बना पाएंगे, लेकिन हाँ 12 to 15 क्वेश्चंस आप ठीक कर पाएंगे अगर आपके वहाँ से फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हैं, 10th तक की मैथ्स के फंडामेंटल्स। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, कुछ एरियाज ऐसे लगते हैं जो मुझे वॉल्यूम वाला जो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, मेंसुरेशन वाले, मेंसुरेशन, हाँ मेंसुरेशन भी एक, और एक जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इतने लीटर वाटर में इतना लीटर मिल्क मिला दिया तो उसका रेशियो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन। हाँ। तो ये कुछ एक दो एरियाज थे स्पेसिफिक जिनके लिए मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए, जहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता था कि जहाँ पे भी मुझे किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो मैं कुछ रैंडम सर्च करती थी, जहाँ पे मुझे कंटेंट अच्छा लगा मैं वहाँ से उसको पिक करके और फिर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती थी। ठीक है, तो मेनली मेरा फोकस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखने के बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे ही था। मतलब आपने एक बार कॉन्सेप्ट को देख के और उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है ज़्यादा, और फिर मैथ में तो शायद इनमें एडवांस भी इतना नहीं आता है, अर्थमेटिक ज़्यादा रहता है, फिक्स वाले, हाँ, परसेंटेज वगैरह ये सब रहते हैं। और इंग्लिश पहले से ही अच्छी थी या इंग्लिश के लिए जैसे वोकैब अब थोड़ा पैटर्न बदल गया है इनका, तो वोकैब वगैरह ये कैसे करी आपने? वोकैब का ये था कि एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग, अच्छा, जो भी आप जितना आप रीडिंग कर पाओ, आधा घंटा पेपर के लिए ही करी आपने या पहले से ही? मैं थोड़ा सा पेपर रीडिंग मेरा पहले से भी हैबिट में था। अच्छा अच्छा। और लेकिन ये एग्ज़ाम के आसपास आते थे मैंने थोड़ा सा उसको बढ़ाया, और मतलब आधा पौना घंटा मैं डेली न्यूज़पेपर रीडिंग को दे दी थी। अच्छा। इसके अलावा कुछ जैसे कुछ साइट्स पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह आ गए, या कुछ एक दो साइट्स मैंने रैंडम जैसे देखा कभी पढ़ने लगे तो गूगल पे कुछ और चीज़ें दिख गई और वहाँ से आपने लिंक करना स्टार्ट कर दिया। तो जो भी चीज़ें आती थी या कुछ वर्ड्स मुझे लगते थे उन्हें मैं नोट कर लेती थी, और उसके बाद उन्हें रिकॉल करने की या अपनी डेली लाइफ में मैं कहाँ यूज़ कर सकती हूँ बोलते थे, तो वहाँ अप्लाई करने की कोशिश करती थी। तो वो क्या मुझे लगता है मेरा ठीक ठाक वहाँ से ही हो गया था। कोई स्पेसिफिक बुक ली थी? एक बुक मैंने ली थी, दैट इज वर्ड पावर मेड इजी फॉर वोकैब। हाँ। तो उसमें भी थोड़ा बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ पाई थी, कुछ मैंने उसको पढ़ा। लेकिन एक चीज़ वोकैब के लिए और जो मैंने थोड़ा फॉलो किया वो ये था कि जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट्स लगाए उनमें जितने भी वोकैब के क्वेश्चंस आते थे उनमें जो मैं अटेम्प्ट कर पाती थी वो ठीक, जो मैं नहीं कर पाती थी तो वहाँ पे मैंने अपना मोरल डाउन नहीं किया। अच्छा। जितने नए वर्ड आए मैं उन्हें नोट करती गई और उन्हें लर्न करती गई। हाँ, यही सेम चीज़ें मैं बोलती हूँ कि अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि ये चीज़ नहीं हो रही, वही नोट कर लो और फिर उसी को करते रहो प्रैक्टिस। और जैसे रीजनिंग वगैरह होगी, कोई स्पेसिफिक बुक है वही जिससे लगे कि हाँ अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है? एक RS अग्रवाल मैंने ली थी, वो काफ़ी टाइम पहले एग्जाम की। हाँ, अच्छा। इस एग्जाम से पहले नहीं, वो मैंने काफ़ी पहले प्रैक्टिस की थी। दैट इज नॉन वर्बल रीजनिंग की। तो आप उसमें से थोड़ा सा देख सकते हो।
तो थोड़ा सा ये होगा कि कुछ क्वेश्चंस जैसे उसमें हर टॉपिक के 100 150 इस तरह से क्वेश्चंस गिवन है। ज़रूरी नहीं कि आप पूरे 150 और 100 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करो, थोड़े से उनके एग्जांपल्स देख लो और उसके एक दो क्वेश्चंस भी कर लो, तो आप अप्लाई कर पाओगे कॉन्सेप्ट। और जीके जीके को कैसे कवर करा? जीके मैं कह सकती हूँ कि मतलब जीके में थोड़ा ये था, हाँ, ये रहता है अनसर्टेन रहता है, अनसर्टेन रहता है। जीके का बस ये था कि मैं डेली के करंट अफेयर फॉलो कर रही हूँ, बस करंट अफेयर। और जो स्टैटिक जीके वगैरह होती है वो स्टैटिक जीके के लिए हालांकि मैंने बुक्स खरीदी थी। अच्छा। ये जो आपकी काफी फेमस एक बुक है ल्यूसेंट की, तो मैं उसे कभी रट्टा नहीं लगा पाई और मैं रट्टा टाइप पर्सन हूँ भी नहीं, तो अच्छा। वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था कि मुझे डाउट भी था कि पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पीवाईक्यू से हेल्प होगी जीके, पीवाईक्यू से हेल्प हुई, पर ये था कि मैं एवरीडे करंट अफेयर जरूर फॉलो करती थी, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो चीज़ें पता भी थी। फिर थोड़ा सा ये था कि इस तरह के एग्जाम्स में स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ रहती हैं, कुछ जैसे कोई एजेंसीज वगैरह से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कुछ चीज़ें मैंने थोड़ा सा देख ली थी। और हिंदी आपकी अच्छी थी, क्योंकि मैंने देखा है स्पेशली दिल्ली वालों के लिए हिंदी मेरे पास आते गई, फिर भी थोड़ा फर्क है दिल्ली वालों के लिए, उनकी थोड़ी सी वीक रहती है, उन्हें हिंदी बिल्कुल अजीब सी लगती है, नई सी। तो हिंदी को कैसे कवर करा आपने? To be very honest, हिंदी मेरा 10th तक अच्छा सब्जेक्ट था विद गुड कमांड, और बहुत ज़्यादा तो नहीं किया था, वही प्रैक्टिस सेट का ही रहा था मेरा हिंदी का, बस प्रैक्टिस सेट, और जो टॉपिक्स वगैरह थे वो वहीं से क्लियर हो गए। मतलब कमांड अच्छी थी 10th तक, तो वो अपने आप इतना ही आता है फिर? हाँ, 10th तक की हिंदी ही आती है, बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया कि ट्यूशन्स में ले रही थी, तो वहाँ से मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी हेल्प रही थी। अच्छा। काफ़ी सब्जेक्ट में मेरा एक ये एटीट्यूड शुरू से था कि अगर कोई भी नई चीज़ आई तो अगर पढ़ाने में भी है तो मैं पीछे नहीं भागती थी कि ठीक है अगर थोड़ा सा चेंज है तो कर लेते हैं, खुद को भी लर्निंग होगी। तो अब कभी मेरे स्टूडेंट्स के मैथ साइंस के अलावा थोड़ा बहुत कहीं हिंदी में कोई डाउट आते थे, एसएसटी में आते थे, तो मैं उन चीज़ों को भी देख लेती थी। अच्छा। तो वहाँ से भी चीज़ें हमेशा टच में रही। तो और तो फिर मतलब मेन अगर कहा जाए तो जो पूरी तैयारी में था, कहने का मतलब 1 से सवा महीना आपको लगा, वो मैं बार बार बोलूँगी क्योंकि वो मुझे थोड़ी अच्छी बात लग रही है इतने कम टाइम में। और स्कोर भी अच्छा है, मतलब 138 अपने आप में बहुत बढ़िया स्कोर है अगर आपने करा है तो। और फिर उसके बाद अगर ये कहा जाए कि मेन चीज़ आपकी तैयारी में ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको लगता है कि ये एक चीज़ थी जिससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ, जिससे आपको ये लगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन इस वजह से हुआ? कुछ मेन पॉइंट्स। सबसे पहला तो मैंने अपना मोरल डाउन नहीं होने दिया, अगर कहीं प्रैक्टिस सेट्स में मेरी कमी भी रही, मेरे को यही रहा कि बिल्कुल होगा, मैंने मेहनत की है और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो बिल्कुल होगा, आई मेक इट। और दूसरा NCERTs को पढ़ना, अच्छा। NCERTs टिप्स पे होना, ये सब्जेक्ट कमांड के लिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पेपर में कुछ चीज़ें मेरी पहले से, कुछ पोर्शन पहले से प्रिपेयर थे, तो उसके बाद जो मैंने प्रैक्टिस सेट्स लगाए वो प्रैक्टिस सेट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने में, और इसके अलावा जो भी उस एग्ज़ाम से रिलेटेड करंट चीज़ें जो भी आ रही थी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब तो जैसे सिलेबस भी डिफाइन हो गया है, बट एक बार प्रीवियस ईयर्स के पेपर ज़रूर देखें। और अब तो जैसे आपके टाइम पे तो जैसे 2018 के थे, बस 18 में ही हुआ था। हाँ, उससे लास्ट तो 2011 का ही हाँ, था। और तो इसका मतलब अब तो फिर 21 वाले भी, आप वाले भी बहुत सारे हैं, तो पेपर्स इसका मतलब तो और ज़्यादा प्रीवियस ईयर हो गए। हाँ, तो बच्चों को ये रहता है कई बार मैम कहाँ से करें कंटेंट, तो अभी भी अगर बच्चे PYQ पे ज़्यादा टाइम निकाले तो पॉसिबल है ना कि अगर बिल्कुल वहाँ से ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ, लेकिन उन्हें ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे मेहनत जाएंगे, किस चीज़ पे करनी है, किस डायरेक्शन में। और मुझे थोड़ा सा पीछे जाते हैं बैक में मैम का, कि मैम की तैयारी तो होगी, पता चल गया काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, कैसे इन्होंने करी है। थोड़ा सा बैक में जाते हैं कि आपको ये था कि हाँ मुझे टीचर बनना है या DSSB में ऐसे एग्ज़ाम क्लियर करना है, ऐसा कुछ, इससे पीछे का क्या कुछ क्राइटेरिया था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे टीचर का तो नहीं था बनने का, और क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसके बाद मैंने, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैंने बैंक PO की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। हाँ, बस ये था कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और टीचर का बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं था कि टीचर ही बनना है। और इवन
बीएड भी मुझे मेरी फैमिली मेंबर्स ने प्रेशराइज करके करवाई। अच्छा। और उसके काफ़ी टाइम से दे वर सेइंग, इवन मास्टर्स परस्यू करने से पहले ही घर वाले कह रहे थे कि बीएड कर ले पहले, तो बट मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उस टाइम पे न्यूज़ आई कि बीएड 4 इयर्स की होने वाली है, हाँ। तब मुझे लगा कि 4 कर साल लीजिए। देने से पहले 2 2 साल साल दे देते कर लेते हैं। एंड फॉर्चुनेटली जैसे बीएड कंप्लीट हुआ, बीएड में एनरोल करने के बाद 2019 में सीटेट का एग्जाम आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, तो दिसंबर 2019 सीटेट दिया, वो भी क्वालिफाई अच्छा, आपने बीएड में एनरोल करते ही सीटेट कर दिया? हाँ, बीएड अच्छा। में मैंने जून में एनरोल किया था, और उसके बाद नोटिफिकेशन आ गया अच्छा। जुलाई में, जिसका एग्जाम दिसंबर में था। तो दिसंबर में मैंने वो 2019 सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया। ये तो मतलब थोड़े अच्छी पर्सनैलिटी लेके आए हैं, मतलब जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो आपको सीखना चाहिए, मतलब जिनको ये लगता है ना कि पॉसिबल नहीं है, इतना कम है। लेकिन फिर आपने 2019 में अगर बीएड में एनरोल किया तो वो 21 में हुई होगी कंप्लीट, और 21 में ही नोटिफिकेशन आ गई, उसकी नोटिफिकेशन आई। तो फिर वो चीज बैलेंस नहीं हुई, और सीटेट आपका 2019 में हो गया। तो ये इशू नहीं आया होगा कि भाई करते करते आपका 19? ये इशू आया था ज्वाइनिंग के टाइम पे, जब हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, ई डॉसियर कंप्लीट हो गया, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, तो ये कुछ बातें रही कि सेकेंड ईयर में सीटेट दिया हुआ होना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद ये भी एक अच्छी लंबी कहानी रही थी अच्छा। की। तो उसके बाद फिर हमने डीओई ऑफिस वगैरह जाकर के भी इस बारे में बात की। देन उसके बाद एनसीटीई भी मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, क्योंकि 2019 दिसंबर में जो सीटेट हुआ, उसके बाद कोविड आ गया। हाँ। उसके बाद दिसंबर में 2020 में सीटेट हुआ नहीं, और हाँ। उस टाइम पे जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, तो सबको यही था कि ठीक है, अच्छे मार्क्स से अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है तो दोबारा क्यों होना। और पीछे फिर उसमें 2020 में ही वैकेंसीज आ गई थी, 21 में एग्जाम हो गया था, तो बहुत ज़्यादा टाइम सबको मिल ही नहीं पाया कि सेकेंड अटेम्प्ट भी दें। और वो क्वालिफाइड था, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई भी किया था और पास भी हुए थे। तो फिर हम एनसीटीई ऑफिस गए थे। अच्छा, लड़ने के लिए। हाँ, जो ये रूल्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा सीटेट किस ईयर में वैलिड होगा। आप तब जा पाए एनसीटी मतलब वगैरह जब आपका सिलेक्शन हो गया था? जब क्योंकि उससे पहले तो सोचा ही नहीं था। मैं इन टेक्निकलिटीज में जा ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा माइंड में मैंने टीचिंग के लिए किया ही नहीं था। लेकिन क्योंकि अब बीएड हो गया था, और फिर पीछे वैकेंसी आई, पेपर भी क्वालिफाई हो गया, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो गया, तो अब जब सारी चीजें कंप्लीट हो गई, जॉब जाने नहीं दे रही है। अब जॉब नहीं जाने दे रही। तो फिर उसके बाद हम एनसीटीई गए, बहुत सारा ये प्रोसीडिंग्स रही कि डीओई ने सीबीएसई से क्लैरिफिकेशन मांगी इसके रिगार्डिंग, सीबीएसई ने एनसीटीई को रेफर किया, एनसीटीई भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे नहीं रहा था, चीज़ें लटकी हुई थी। फिर ये था कि अगर अभी लटक गया तो ये चीज़ें 6 महीने और लिंगर ऑन हो जाती, और ज्वाइनिंग पे भी बात आ गई थी। हाँ, ज्वाइनिंग भी बहुत लेट हो जाती। तो उस वक्त फिर हम सभी कैंडिडेट्स ने इकट्ठे होकर जितनों का भी हमारा एक ग्रुप बन पाया, तो हम एनसीटीई ऑफिस गए, वहाँ पर ऑफिसर से बात की, और सेम डे हम उनसे लिखवा, उससे पहले हालांकि हमने 2 चक्कर और लगाए थे, तो उन्होंने हमें टाल दिया। लेकिन उसके बाद जब हम एक दिन फिर हम सोच के गए कि अब तो लेकर ही आना है, करो या मरो वाली बात हो गई। तो हम वहीं बैठ गए और अपने साथ वो लेकर ही आए। और उसके बाद ऑफिशियली एनसीटी ने अपने वेबसाइट पे भी सर्कुलर डाल दिया। मतलब आप ऑफिशियली करवा के आए? करवा के लेकर ही आए। चलो, तो एक ये भी चीज़ है, ये वो पर्सन है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी करवा के आई थी जाके डिपार्टमेंट में। तो मतलब अगर देखा जाए तो तैयारी के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें मैम से सीखने को मिली। बट अगर आपको लगता है कि हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मैम से सीखिए, पॉसिबल है, इन्होंने कम टाइम में। आपका टाइमिंग कितना रहता था तैयारी का? अगर पूरे दिन की बात करें तो कितना आप पढ़ाई को तैयारी देते हो, और बाकी चीज़ों पे कितना था? मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर पाते थे या सिर्फ टोटली फोकस पे तैयारी पे हो गया? देखो, अदर एक्टिविटीज में भी था मेरा, क्योंकि मुझे मैं ट्यूशन लेती थी। ट्यूशन था या ट्यूशन थे? फिर भी था, तैयारी के टाइम पे भी था? क्योंकि ट्यूशन से मुझे बहुत हेल्प किया। मेरी सारी एनसीईआरटी जो ऑन टिप्स थी वो बिकॉज ऑफ ट्यूशन थी। 11th-12th का भी मैंने पढ़ाया था केमिस्ट्री वाले, तो वहाँ पे भी काफ़ी टॉपिक्स मेरे वहीं से प्रिपेयर्ड थे। तो ट्यूशन्स ने तो एक सब्जेक्ट कमांड पे बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। तो जो एवरेज मेरा टाइम जब मैंने स्टार्ट की थी 8 अगस्त के अराउंड, 7 और 8 के अराउंड, तो उस टाइम पे तो इनिशियली मैं 2 या 3 घंटे ही दे पाती थी। एक मैं प्रैक्टिस सेट लगाती थी 1 आवर का फॉर फर्स्ट पेपर,
और थोड़ा बहुत सब्जेक्ट स्पेसिफिक थोड़ा टाइम दे देती थी। लेकिन जब एग्ज़ाम डेट और नियर आ गया तो सितंबर में 5th ऑफ सितंबर के अराउंड मैंने फिर फुल ऑन डेडिकेटेड टाइम देना शुरू किया। तब मैंने अपना टाइम 6 to 8 आवर्स कर दिया था दिन में। और लास्ट के वीक में फिर मैंने 5 दिन की छुट्टी ली थी बिफोर द एग्ज़ाम। 19 से 20 ऑफ सितंबर को के अराउंड मैंने ट्यूशन से छुट्टियाँ ले ली थी फॉर 5-6 डेज। और उस टाइम पे फिर मैंने जितना रिविजन जितना जितना मैक्सिमम हो पॉसिबल पाया था वो उतना करना। तो जैसे आपका ट्यूशन की वजह से सब्जेक्ट हो गया, पीछे आप पीओ वगैरह की तैयारी कर रहे थे तो फर्स्ट पेपर हो गया। लेकिन कुछ अगर ऐसा हो, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल ही अभी तैयारी कर रहे हो, जिनका कोई ट्यूशन नहीं है, फर्स्ट पेपर से कोई लिंक नहीं है, उनके लिए कितना पॉसिबल होगा इस टाइम में? अगर मान लो 1-2 दिन से ही शुरुआत करी हो उन्होंने, अभी बिल्कुल फर्स्ट पेपर भी अभी करा है और सेकंड में भी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं और टाइम है 2 महीने मान के चलो, तो कितनी पॉसिबिलिटी और कितना कुछ उनको करना चाहिए? मतलब देखो, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं यही हाँ, कहूँगी ये अपनी अच्छी बात है। मेहनत रखें। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, ऐसे बच्चों के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले वो प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके एक पेपर अपने आप विदाउट सोल्यूशन देके सॉल्व करें। अच्छा, उससे उन्हें ये पता लगेगा कि उन्हें किस एरिया में एक्चुअली मेहनत करनी है, हाँ मेहनत है। कहाँ उनका कितना प्रिपेयर है। बिल्कुल। और फिर उस अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। जिस एरिया में उनके वीक एरियाज हैं वहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें। अगर लगता है पेपर ये ठीक ठीक चल रहा है, 50-60 के अप्रॉक्स उनका चल रहा है, हाँ, तो प्रैक्टिस सेट लगाएं, वो हाँ। अपने आप इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। 30-40 चल रहा है तो जिन एरियाज में कमी है उन पे काम। हाँ, पहले उन पे काम करें और फिर उसके बाद अगेन प्रैक्टिस सेट्स पर आ जाए। जी। फॉर पेपर 2 भी मैं यही कहूँगी, पेपर प्रैक्टिस सेट्स करने से आपको पता लग जाएगा कौन से आपके वीक एरियाज हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं। एनसीईआरटी 10th तक की तो आप बिल्कुल पक्की कर ही लीजिए। अगर आप 6 to 10 या 9 6 से to 10 6 to 10 6 to 10 जी। क्योंकि और इसके अलावा 6 to 8 की एनसीईआरटीज में जो एक्टिविटीज़ हैं हम्म, उनके सॉल्यूशंस भी देख लें। अच्छा। और क्योंकि एक्टिविटीज से रिलेटेड मतलब रहता है कुछ क्वेश्चंस, वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन जाता है। प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड। और बाकी 11th-12th के जो कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं उन पे अपना कमांड करें। इधर उधर बहुत ज़्यादा सोर्सेज पे भागने की बजाय हाँ। जहाँ पे आपके डाउट हैं उन डाउट्स को क्लियर क्लियर करें करें। और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। देखा जाए तो अगर आप ध्यान से, मेन चीज़ें यही थी कि मैम ने इतने अच्छे तरीके से किया है, तो वो सब चीज़ें आप तक पहुँचे जिससे कि आपकी हेल्प हो। आपको कहाँ डाउट आ रहा है वो सब क्लियर हो जाए। मैम ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि अगर आपको लग रहा है आप सीधा पेपर उठाएं, बिल्कुल न्यू है तो वहाँ से जहाँ आपके वीक एरिया उन पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अच्छा स्कोर बन रहा है तो उन्हीं पे PYQ लगाते रहिए। इसी तरीके से थैंक यू मैम हमें ज्वाइन करने के लिए, बच्चों को अपनी नॉलेज देने के लिए। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगे वो शेयर करते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।